क्या आप जानते हैं एक ऐसा इंसान जिसने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनके दिमाग का सूप बनाकर पी गया। जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो लोगों के होश उड़ गए। आज की ये कहानी हमारे इंडिया की है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज की है। यहाँ एक ऐसा आदमखोर इंसान था जिसने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनके दिमाग का सूप बनाकर पी गया। बात साल 2000 की है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले पत्रकार धीरेंद्र सिंह दिसंबर साल 2000 में लापता हो गए थे और धीरेंद्र सिंह हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार थे। प्रोफेशन से वह पत्रकार तो थे, जाहिर सी बात है अपने काम के लिए कई बार उनको बाहर जाना पड़ता रिपोर्टिंग करने के लिए। तो पहले तो धीरेंद्र सिंह के घर वालों को लगा कि वो अपने काम की वजह से कहीं बाहर होंगे क्योंकि उनका काम ही ऐसा था। इसलिए शुरुआत में धीरेंद्र सिंह की फैमिली घर वालों ने उनके काम से घर न लौटने पर ज्यादा टेंशन फिक्र नहीं दिखाई और बाद में घर वालों की चिंता तब ज्यादा बढ़ने लगी जब 2 दिन तक धीरेंद्र सिंह से परिवार का किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। उस टाइम धीरेंद्र सिंह अपने पास फोन रखते थे और उनका फोन नहीं लग रहा था। घर वालों ने धीरेंद्र सिंह को हर जगह ढूंढा जहां वह जा सकते और कहीं भी उनका कुछ पता नहीं चल पाया। आखिरकार घर वाले परेशान होकर 17 दिसंबर को कीटगंज पुलिस स्टेशन पर गए और वहां धीरेंद्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले को ज्यादा गंभीरता से इसलिए लिया क्योंकि ये मामला एक पत्रकार का था। पुलिस ने सबसे पहले उनके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पुलिस को इलाहाबाद के ही एक लैंडलाइन फोन का नंबर मिला जिस पर धीरेंद्र सिंह की 16 दिसंबर को बात हुई थी और ये बात रात के करीब 12 बजे के आसपास हुई थी। धीरेंद्र सिंह के मोबाइल से आखिरी कॉल की थी। पुलिस को शक हुआ कि आखिर ये नंबर किसका है जिससे धीरेंद्र सिंह की आखिरी बात हुई थी और वो भी इतनी रात में। पुलिस को लगा कि हो ना हो इस नंबर से धीरेंद्र सिंह के बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर चल सकता है। पुलिस ने इस नंबर के बारे में जब पता किया तो मालूम चला कि ये नंबर इलाहाबाद के रहने वाले फूलन देवी नाम की एक महिला का है। पुलिस की एक टीम इसके घर पहुंची और फूलन देवी से मिली। फूलन देवी उस टाइम अपने एरिया की जिला पंचायत सदस्य थी और उसका पति राजा कलंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करता। पुलिस की पूछताछ में फूलन देवी ने बताया कि वह धीरेंद्र सिंह नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानती और जब फूलन देवी के पति राजा कलंदर से पुलिस ने इस मामले को लेकर पूछताछ किया तो उसने बताया कि वह पत्रकार धीरेंद्र सिंह से उसके अच्छे रिश्ते हैं और शायद इस नंबर से उसकी उनसे बात हुई थी और ये बातचीत केवल हालचाल लेने के लिए हुई थी। फौरन पुलिस उस दिन राजा कलंदर और फूलन देवी के बयान लेकर लौट गई और उसका फूलन देवी के परिवार पर शक गहरा हो गया। पुलिस ने धीरेंद्र सिंह की गुमशुदगी को हर एंगल से जोड़कर देखा। धीरेंद्र सिंह के विरोधियों और दुश्मनों के बारे में पता किया और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस का ध्यान बार बार राजा कलंदर और धीरेंद्र सिंह के बीच हुई फोन कॉल पर आकर रुक जाती। वह भी ये समझ नहीं पाती कि आखिर कोई 12 बजे रात में क्यों बात करेगा जब तक कोई बहुत जरूरी बातचीत ना हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घटना सन 2000 की है और उस टाइम गांव में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा रहती। लोग बहुत जल्दी सो जाया करते तो रात करीब 8 बजे ही गांव में सन्नाटा पसर जाया करता था। तो खासकर ठंड में पुलिस को लगा कि हो ना हो ये राजा कलंदर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले राजा कलंदर का बायोडाटा निकलवाया जिसमें यह खुलासा हुआ कि राजा कलंदर अपराध से जुड़े कई काले धंधों में लिप्त रहता है। पुलिस को एक बड़ी अजीब बात यह पता चली कि राजा कलंदर का असली नाम राम निरंजन है, ना कि राजा कलंदर, और उसकी बीवी का असली नाम भी फूलन देवी नहीं है और उसका ये नाम राजा कलंदर ने ही ये नाम उसे शादी के बाद दिया था। राजा कलंदर के 2 बेटे थे जिनमें से एक बेटे का नाम उसने अपने एक बेटे का नाम अदालत रखा था और दूसरे का नाम जमानत रखा था। इसके बाद पुलिस ने उसे और उसकी बीवी फूलन देवी से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और धीरेंद्र सिंह की लापता गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार उन पर दबाव बनाया गया। आखिरकार राजा कलंदर पुलिस की शक्ति के सामने टूट गया और उसने पुलिस के सामने अपना मुंह खोलने के लिए एक ऐसी डिमांड की। उसने कहा कि वह सच तो बताएगा कि सबसे पहले उसे दाल पिलाई जाए। पुलिस ने उसकी अजीब सी डिमांड को सुनकर हैरान हो गई क्योंकि इसकी डिमांड बहुत बड़ी नहीं बल्कि उसकी डिमांड बहुत अजीब थी। पुलिस के हाथ पहली बार वो सुराग लगा, वह किसी की तरह इस केस को सुलझाना चाहती तो उसने राजा कलंदर की अजीब सी डिमांड को पूरा किया। इसके बाद राजा कलंदर ने जो बातें बताई उसे सुनकर पुलिस हैरान नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाली थी।
उसने पुलिस को बताया कि उसका एक साला था जो सुनसान सड़कों पर आने जाने वाले गाड़ियों को लूटकर उनके ड्राइवर को जान से मारता था। अपनी नौकरी और पत्नी की राजनीति की आड़ में वह ऐसे बहुत सारे बुरे धंधे करता आ रहा है और कहीं से इस धंधे के बारे में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को उनकी इन काले धंधों की भनक लग गई थी और उसे ये डर सताने लगा था कि पत्रकार धीरेन्द्र सिंह उनके इन काले कारनामों को अखबार में ना छाप दे। इसी डर से उसने धीरेन्द्र सिंह को रात में अपने पिगली फार्म हाउस पर बहाने से बुलाया। धीरेन्द्र सिंह 17 दिसंबर की उस अखंड रात में राजा कलंदर के सुनसान पिगली फार्म हाउस पर अपनी बाइक से पहुंचे। राजा कलंदर ने उसे अपने फार्म हाउस में अपने पास बैठा लिया और आग पे हाथ तापने के लिए बैठाया। धीरेन्द्र सिंह आग के पास बैठे थे। राजा कलंदर का साला दक्षराज दबे पांव पीछे आकर देसी कट्टे से उनके पीठ पर गोली दाग दी। तुरंत ही धीरेन्द्र सिंह की जान चली गई। इसके बाद राजा कलंदर और वृक्षराज ने मिलकर उनकी लाश के कई टुकड़े किए और टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में भर दिया। इसके बाद दोनों ने धीरेन्द्र सिंह के टुकड़ों को टाटा सुमो गाड़ी में रखकर मध्य प्रदेश की रीवा जिले ले गए और लाश के टुकड़े को वहीं फेंक दिया। राजा कलंदर ने पुलिस को बताया कि वह धीरेन्द्र सिंह की बाइक को अपने समधी जो बनारस में रहते हैं उन्हें दे दिया और धीरेन्द्र सिंह के जो जूते थे वो अपने साले वृक्षराज को दे दिए। बाद में पुलिस राजा कलंदर और वृक्षराज को उस जगह ले गई जहां दोनों ने धीरेन्द्र सिंह की लाश के टुकड़े को फेंका था। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह के शरीर के पार्ट्स को उस जगह से बरामद कर लिया। जो बॉडी पार्ट्स थे उनको धीरेन्द्र सिंह के परिवार से शिनाख्त करवाई तो पता चला कि ये बॉडी पार्ट्स धीरेन्द्र सिंह के ही हैं। पुलिस ने उस टाटा सुमो गाड़ी को भी जब्त कर लिया क्योंकि पुलिस को राजा कलंदर सही पता यहीं से चलता। ये गाड़ी भी रायबरेली से एक युवक को मारकर छीनी गई थी। राजा कलंदर ने जो अपने अपराध किए थे, जो जुर्म किए थे, उसकी गांठें अब एक एक करके खुलना शुरू हो गई थी। पुलिस उसे उस पिगली फार्म हाउस ले गई जहां धीरेन्द्र सिंह की हत्या की गई थी। फिर पुलिस को उस फार्म हाउस पर जो मंजर दिखा उससे पुलिस की रूह कांप गई। उस फार्म हाउस में एक पेड़ था जिनकी टहनियों से इंसानी खोपड़ियां लटक रही थी। इंसानी खोपड़ियों को कई रंगों से रंगा गया था और हर खोपड़ी पर अलग अलग जातियों के नाम लिखे थे जैसे श्रीवास्तव, पंडित, मुस्लिम। इसके बाद पुलिस ने पूरे फार्म हाउस की तलाशी ली और उसे वहां एक बहुत अहम पुख्ता सबूत हाथ लगा जिसने राजा कलंदर और इन सारी पहेलियों के राज उगल दिए। पुलिस के हाथ एक डायरी लगी जिसे राजा कलंदर अपनी अदालत डायरी कहता था। इस डायरी में हर उस इंसान का नाम था जिसको राजा कलंदर ने अपना शिकार बना चुका था और उस अंधेरी डायरी में 14 लोगों के नाम थे जिनमें आखिरी नाम पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का था। इन 14 लोगों में से अधिकतर लोगों को कत्ल करने का उसका तरीका और उद्देश्य करीब एक ही था। उसमें शिकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाला उसका सहयोगी कालीचरण श्रीवास्तव था और उसने कालीचरण की हत्या केवल इसलिए की थी क्योंकि वह ऐसी जाति से आता था और राजा कलंदर ये बात मानता था कि इस जाति के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। इसीलिए उसने उसे अपने फार्म हाउस पर हमला करके उसकी हत्या कर दी और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने उसके धड़ के कई टुकड़े किए। उसने शरीर के कुछ टुकड़ों को फार्म हाउस में तो कुछ टुकड़ों को कहीं बाहर जाकर फेंक दिया। उसके बाद उसने उसके सिर से उसका भेजा निकाला और उस भेजे का सूप बनाकर पिया। राजा हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता था। एक कहानी होती थी। इस जुर्म के पीछे की कहानी राजा कलंदर का बचपन बताया जाता है। राजा कलंदर का बचपन कुछ खास नहीं था और पढ़ने लिखने में कमजोर था और वो चाहता था कि समाज उसकी कदर करे और उसकी इज्जत करे। बचपन से ही उसके मन में ये बात बैठ गई थी। तेज दिमाग वाले और पढ़े लिखे लोगों की समाज में इज्जत करता है, उन्हें अपने सिर पर बैठाता है। बस यही उसने खुद का नाम राजा कलंदर रख लिया। इस नाम से वह खुद को राजा जैसा महसूस करता। उसने अपने 2 बेटों का नाम, एक का नाम अदालत और दूसरे का नाम जमानत केवल इसलिए रखा था कि उसे ये एहसास होता था कि अदालत और जमानत दोनों उसकी मुट्ठी में है क्योंकि वह राजा है। राजा कलंदर एक हैवान इंसान था, माफ कीजिए गलत बोल दिया, जल्लाद। एक जिसको ये लगता था कि ये दिमाग से होशियार और काबिल लोगों के सर से भेजे निकालकर उसका सूप बनाकर पी लिया जाएगा तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान और काबिल इंसान बन सकता है। वह ऐसे ही काबिल और होशियार लोगों को अपने शिकार के लिए मारता और अपने फार्म हाउस पर बहाने से बुलाया करता था, फिर कत्ल करता था। उनके सर को धड़ से अलग कर रात में अकेले अपने फार्म हाउस पर अदालत और जमानत फिर उन खोपड़ियों को अपने सामने रखकर किसी राजा की तरह उसकी सुनवाई करता।
उस अदालत में वकील भी वही होता था, जज भी वही होता था, वकील भी वही होता और अदालत भी वही होता। वहीं खोपड़ियों को अपना निर्णय सुनाते और उसके बाद उनका भेजा निकालकर सुबह खाली पेट सूप बनाकर पिया जाता। इस तरह राजा कलंदर खुद को राजा महसूस कराता। भेजा निकालने के बाद वह अपने शिकार की खोपड़ी को कलर करता। उस खोपड़ी पर जो आदमी जिस जाति का होता उस जाति का नाम लिखता और फिर अपने फार्म हाउस के पेड़ पर लटका देता। जैसे किसी खिलाड़ी को देखा होगा, वह अपने घर में अपनी ट्रॉफी को बहुत संभाल के और सजा के रखता है अपनी जीत के याददाश्त के लिए। इसी रूप से राजा कलंदर भी इन खोपड़ियों को अपनी जीत के प्रतीक के रूप में फार्म हाउस पर पेड़ पर लटका देता। पुलिस की शक्ति के सामने राजा अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। उसने पुलिस को बताया कि एक बार उसको कार में लिफ्ट न देने पर उसने गुस्से में 3 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने राजा कलंदर की निशानदेही पर पिगली फार्म हाउस के कालीचरण श्रीवास्तव के अलावा मोइन, संतोष, अशोक और अन्य की खोपड़ियां बरामद की। उसने अपना पहला कत्ल 1998 में किया था और आखिरी सन 2000 में राजा कलंदर और उसका साला बृखराज पुलिस के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके थे। पर बहुत दुख वाली बात यह है कि धीरेन्द्र सिंह के परिवार को न्याय पाने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। अदालत ने कई साल तक अदालत में राजा कलंदर की इस हैवानियत और हबस टेररिस्ट उसके साले की आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभी भी आदमखोर और उसका साला जेल में सड़ रहा है, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। तो आज की कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं बल्कि आपको सजग और सतर्क करना था। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।